गुड मॉर्निंग। स्टैंडर्ड 8th, सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान SST। बुक नेम हमारे अतीत, पार्ट नंबर 3 रोमन में। लेसन नंबर 3 है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, रूलिंग द कंट्री साइड। कंट्री साइड होता है रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र गांव तक। लेसन क्या कहता है? ये लेसन अंग्रेज़ों के समय है, जब अंग्रेज़ों ने आहिस्ता आहिस्ता, आपको याद है आपने इतिहास में पढ़ा कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी 16वीं शताब्दी में। उसके बाद पुर्तगाली भी आए, डच भी आए, फ्रांसीसी भी आए, और भारत में कोई राजा नहीं था, कोई प्रधानमंत्री नहीं था। अलग अलग प्रदेशों में, अलग अलग रियासतों में बटी हुई रियासतें थी। जयपुर का कोई राजा था, हिसार का कोई राजा था, फतेहाबाद का कोई राजा था, हरियाणा कोई था ही नहीं, पंजाब में रियासत किसी की थी, अनेकों अनेकों राजा था। जो आज आप लोकतंत्र देखते हैं कि पूरे भारत में यदि प्रधानमंत्री की बात करें तो एक है, स्टेट की बात करें कि मुख्यमंत्री एक है। लेकिन उस ज़माने में जहाँ हम 16वीं शताब्दी में जाते हैं तो हो सकता है किसी ने 20 गांव पर कब्जा कर रखा हो, 50 गांव पर कब्जा कर रखा हो, 100 गांव पर कब्जा कर रखा हो, अपने आप को राजा घोषित कर दिया। तब जो ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेज़ लोगों की एक कंपनी थी जो भारत से व्यापार करने के लिए आई। और आपने देखा कि व्यापार करते करते ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज़ों ने देखा कि इस भारत का कोई ऐसा शासकीय प्रबंध नहीं है, और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता एक क्षेत्र से दूसरे पर कब्जा करना शुरू कर दिया। व्यापार के साथ साथ शासन के अंदर भी दखल देना शुरू कर दिया। आप पिछले लेसन में टीपू सुल्तान, बक्सर, प्लासी की लड़ाई इसमें देखा होगा। तो उनका शासन चलाने का तरीका क्या रहा? जब बहुत से प्रांतों में जब इन ईस्ट इंडिया कंपनी की दखलबाजी हो गई तो इनको शासन चलाने का क्या तरीका रहा? अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिलना। बक्सर के युद्ध में विजय के पश्चात 12 अगस्त 1765, यानी 1600 में आगे 165 साल बाद, मुग़ल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान नियुक्त कर दिया। यानी जो आज पश्चिमी बंगाल है, जहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, कोलकाता जिसकी राजधानी है, वहाँ पर अंग्रेज़ों को पूरा अधिकार मिल गया व्यापार करने का और शासन करने का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आमदनी क्या थी? कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से लगान वसूल करने का अधिकार मिल गया। लगान का जिसको आप टैक्स कहते हैं, तो उस वक्त ज़मीन पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया हुआ था, अनेकों अनेक टैक्स और लगाए हुए थे। कंपनी के आय में वृद्धि हुई और कंपनी बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदती थी। निर्यात क्या होता है? निर्यात यानी कि जो सामान हम हमारे देश का बाहर, यानी कि गांव से यदि बिक्री के लिए कोई सामान बाहर जाएगा वो निर्यात है। और गांव में जो सामान आएगा, जैसे चीनी गांव में आती है, तेल गांव में आता है, या गांव में सब्जी गांव में नहीं है, बाज़ार से जाती है, वो आयात होता है, और जाने वाली चीज़ें निर्यात होती है। भारतीय कारीगरों की दिशा। कंपनी के व्यापार में वृद्धि होने के कारण कारीगरों का उत्पादन गिर गया, खेती चौपट हो गई, किसान अपना लगान चुकाने में, लगान मतलब टैक्स, लघु और कुटीर उद्योगों का पतन होने लगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। किसान क्यों गरीब हो गया? क्योंकि इन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, और स्थायी बंदोबस्त में 50 बीघा, 100 बीघा, 200 बीघा, 400 बीघा इस प्रकार की ज़मीन का एक टुकड़े का मालिक कौन बना? बड़े बड़े ज़मींदार जो अंग्रेज़ों के हितैषी थे। छोटे ज़मींदार थे वो बेघर हो गए, मजदूर हो गए, और लघु और कुटीर उद्योगों का स्थान, ये जो कच्चा माल था इंग्लैंड में भेजा जाने लगा। इंग्लैंड से तैयार माल भारत में आकर दुगने दाम में बिकने लगा। तो हमारे जो छोटे छोटे घरों में उस ज़माने में कोई दरी बनाने का उद्योग था, कपड़े बनाने का उद्योग था, लकड़ी का उद्योग था और उद्योग था, वो सारे के सारे फेल हो गए। स्थायी बंदोबस्त जिसका भी अब हमने जिक्र किया, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये लॉर्ड कॉर्नवालिस क्लाइव, ये अंग्रेज़ यानी कि इंग्लैंड से नियुक्त होकर भारत में आते थे। 1793 ईस्वी में लागू की गई भू राजस्व एकत्र करने की नई व्यवस्था। भू राजस्व यानी कि भूमि से कर, जिस प्रकार आज के ज़माने में देखा होगा नंबरदार, कई बार आपने अपने घर में देखा होगा, नंबरदार आता है कि वो कहता है कि आप जो कर वगैरह वगैरह दें, या पटवारी आता है, ग्राम सचिव आता है, वो वाला।
इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को किसानों के राजस्व वसूल करके अंग्रेजों द्वारा तय दर से जमा कराना होता था। जमीन किसकी? भारतीय। देश किसका? भारत का। लगान कौन निश्चित करेगा? अंग्रेज। वसूल कौन करेगा? अंग्रेज। महलवारी बंदोबस्त ये क्या था? होल्ट मेकची द्वारा 1822 ईस्वी में लागू भू राजस्व एक्ट करने की एक संशोधित प्रणाली, यानी उसमें थोड़ा बहुत संशोधन किया गया। इस व्यवस्था में राजस्व इकट्ठा करने और उसे जमा कराने का जिम्मा गांव के मुखिया को सौंपा गया था। महलवारी बंदोबस्त, जैसे आज के ज़माने में यदि गांव का लगान या टैक्स जो ज़मीन का होता है उसको नंबरदार की ड्यूटी होती है जमा कराने, तो आपने नेचुरल देखा होगा। और वहाँ पर गांव का मुखिया, जो गांव का मुखिया आज तो चुना हुआ मुखिया, उसको हम सरपंच कहते हैं, उस टाइम हो सकता है कि अंग्रेज़ों ने किसी को मुखिया निश्चित कर दिया गया। रैयतवारी या मुनरो व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त आप समझ गए। महलवारी का मतलब कर को इकट्ठा करके जमा कराना। स्थायी बंदोबस्त का मतलब जमीन का बड़े भूभाग पर जमींदार और अंग्रेज़ों का कब्जा होना। रेतवारी या मुनरो क्या थी? ब्रिटिश नियंत्रण वाले दक्षिणी भारतीय इलाकों में लागू की गई भू राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था। इस व्यवस्था के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा सीधे किसानों से ही राजस्व एकत्रित किया जाता था। ऊपर वाले में मुखिया की जिम्मेवारी, यहाँ पर अंग्रेज़ डायरेक्ट मान लो 50-100 गाँवों पे एक, जिस प्रकार आजकल BDPO होता है, तहसीलदार होता है, तो अंग्रेज़ों ने ही अपने एक अधिकारी को नियुक्त कर दिया। वो अंग्रेज़ था, वो डायरेक्ट कर वसूल करता था। यूरोप के लिए फसलें, अंग्रेज़ों ने यूरोपीय मांग और हितों को ध्यान में रखकर भारत में विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न फसलों, अफीम की खेती, नील की खेती, कपास, गन्ना, गेहूँ, पटसन, चाय के उत्पादन को बढ़ावा दिया, क्योंकि इनका निर्यात होता था। कपास का इसलिए उत्पादन यहाँ किया गया कि कपास को कच्चे माल के रूप में, रुई के रूप में इंग्लैंड में भेजा जाता था और वहाँ से कपड़ा तैयार होकर हमारे देश में दुगने तिगने 4 गुना दामों में बिकता था। भारतीय नील की मांग, अब जो कपास और नील एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये +2 तक लेसन जाएगा। नील का उत्पादन एक पौधे से किया जाता है। नील आपने देखा होगा घरों में, आज अनेक प्रकार के कलर दीवारों में होते हैं, वो नील का पौधा था। तो उस ज़माने में कपड़ा जो भी होता था उसमें जो कलर डाला जाता था वो नील का था। कपड़ा उद्योग को विकास के साथ साथ ब्रिटिश बाज़ारों में भारतीय नील की मांग बहुत बढ़ गई। भारत का बहुत बड़ा भूभाग था और ख़ासतौर पर बिहार, पश्चिमी बंगाल, मजबूरी में भारतीय किसानों से अंग्रेज़ नील की खेती कराते थे। यानी कि अंग्रेज़ों ने ये इस प्रकार का एक प्रणाली बना रखी थी, इस प्रकार का एक अध्यादेश लेके आए कि जो किसान 100 एकड़ के अंदर खेती करेगा, 25 एकड़ में नील की खेती उसे करनी पड़ेगी और वो नील का जो उत्पादन होगा वो अंग्रेज़ों के पास जमा कराना पड़ेगा। ज़मीन किसकी? भारतीयों की। 25 एकड़ में मुफ्त के अंदर अंग्रेज़ों को नील की खेती करके देनी होती थी। एक बहुत बड़ा आंदोलन चला जिसमें गांधी जी ने भी चंपारण जाकर इसको सहयोग दिया। नील विद्रोह 1859 ईस्वी में बंगाल के रेतो का मतलब किसान, जिसको इंग्लिश में आप फार्मर कहते हैं, इंग्लिश में पीजेंट भी कहते हैं, ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया। वे तलवार, भाले और तीरकमान लेकर नील की फैक्ट्रियों पर हमला करने लग गए। नील के विरुद्ध विद्रोह हुआ क्योंकि किसान को तो किसी प्रकार का कोई लाभ ही नहीं था और उसकी ज़मीन भी खराब हो रही थी। तो इसलिए ये जो टोटल हुआ, इसके विरुद्ध विद्रोह हुआ और इस विद्रोह के कारण ही लास्ट में जाकर 1917 के आसपास बिहार से इस नील की खेती से लोगों ने मुंह मोड़ा, अंग्रेज़ों को मुंह की खानी पड़ी। तो ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, यानी कि जो आज आपका गांव है, इसको हम यदि 200, 300, 400 साल पहले अंग्रेज़ों के समय ले जाएं, अब 2020 से ये हम चर्चा कर रहे हैं 250 साल पहले की, तो ये गांव की असली हालात थी। गरीब को गरीब करना, खेती केवल 1 या 2 लोगों पर पूरा कब्जा था या अंग्रेज़ों का था, ये पूरी व्यवस्था इस लेसन में आप पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।